हाय गाइस, वेलकम टू शर्माज लर्निंग हब। आज हम करेंगे क्लास 12th का यानी कि हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि 1947 में इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस क्या क्या थी, राइट। तो मतलब क्या फैक्टर्स थे, क्या फोर्सेस थे जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस फर्स्ट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इसमें आती है सबसे पहले बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ फार्मिंग की डोमिनेंस थी। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जो हमारा बेसिक अफेक्टेड था। मींस मेन मोटिव लोग जो मेन वर्क फोर्स था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था। उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी एंड बेसिकली इट इज़ डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज जहाँ पे फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए वो फार्मिंग करते थे। दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो बैकवर्ड इकोनॉमी में बेसिकली मेन फैक्टर अफेक्टिंग जो था वो फार्मिंग थी। नेक्स्ट वन आती है हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमी। तो बेसिकली ये भी बैकवर्ड इकोनॉमी से ही मिलती जुलती थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम थी जो बैकवर्ड इकोनॉमी में थी। पॉवर्टी स्ट्राइकन थे पीपल, ठीक है, कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम ही थी। लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर था वो ये था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी एग्रीकल्चर से, धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। ओनली वेरी फ्यू परसेंटेज, लेकिन शिफ्टिंग इज देयर। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी इज डिराइव्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट था वो बहुत ही स्लो था, राइट। नेक्स्ट लास्ट वन है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी है या ये जो होती है, इसमें डायनेमिक चेंजेस थे। डायनेमिक मीन्स एज पर दी, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ 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 हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आते जा रहे थे। डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे। प्रोडक्शन जो थी वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई थी। लोगों का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे अभी ऊपर वाली जो इकोनॉमीज हमने स्टडी की, उनमें मेन मोटिव क्या है? सब्सिस्टेंस अर्निंग, मतलब अपने लिए, सेल्फ के लिए अर्न करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था मेन मोटिव, लेकिन वाइब्रेंट इकोनॉमी में जो मेन मोटिव था दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो अब फर्दर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या क्या कंडीशंस थी। तो सबसे पहले आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज द लैंड और आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब हमें एक पार्ट लैंड से कितना आउटपुट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो बहुत ही कम थी, आउटपुट उस टाइम पे बहुत ही कम था। नेक्स्ट वन है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो एग्रीकल्चर जो उस टाइम पे था, इट वाज एक्सपोज टू हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। मेन जो मेन चीज जो थी उस टाइम पे जो अफेक्ट कर रही थी एग्रीकल्चर को, दैट इज रेनफॉल। अगर किसी ईयर में रेनफॉल अच्छी होती थी तो उस केस में ऑब्वियसली हमारी जो क्रॉप होती थी वो अच्छी होती थी, आउटपुट अच्छा रहता था। लेकिन अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होती थी तो हमारा आउटपुट भी अच्छा नहीं होता था। नेक्स्ट है वेज बिटवीन दी ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ दी सोल। ब्रिटिश राज में ओनर्स जो थे, बेसिकली दे वर फोर्सिंग द टिलर्स ऑफ द लैंड टू ग्रो दी क्रॉप्स, ठीक है। दे आर दी सॉरी owners as crop shearers were never committed to the prosperity of the agriculture. उनको एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी से कुछ लेना देना नहीं था। उनका मेन फोकस क्या था कि अपनी रेंटल इनकम को कैसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। टिलर्स जो थे वो क्रॉप ग्रो करते थे, लेकिन स्टिल उनको जो आउटपुट मिलता था दे वर हार्डली बेरेबल, मीन्स उनकी सब्सिस्टेंस के लिए भी प्रॉपर नहीं होता था। तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर में बहुत ही बैकवर्डनेस थी एंड स्टेग्नेशन थी। एग्रीकल्चर वाज वेरी इन अ स्टेग्नेंट पोजीशन। देन नेक्स्ट वन है अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी में
इंडियन फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड होल्डिंग्स थी दे वर वेरी फ्रेगमेंटेड मीन्स बहुत ही एक प्रॉपर, अगर हम बोले कि इतनी एरिया है उनका लैंड का, ऐसे नहीं था, अगर थोड़ा सा पार्टियां हैं थोड़ा सा कहीं और है, इस टाइप से था। और जो इवन उनकी इकोनॉमी लैंड होल्डिंग्स थी उनसे जो उनको सरप्लस मिलता था दैट वाज टू वेरी लो, तो अनइकोनॉमिक सरप्लस था, राइट। तो ये थे पॉइंट्स कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था और स्टेगनेंट था। तो सबसे पहले आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक यूनिक सिस्टम था लैंड रेवेन्यू पर, जिसको जमींदारी सिस्टम का नाम दिया गया। इसके अंदर कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे? बेसिकली थ्री ग्रुप ऑफ पर्सन थे। फर्स्ट इज जमींदार, जो कि परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड है। सेकेंड वन इज जो लोग टिलर्स होते थे लैंड के, एंड थर्ड वन इज द गवर्नमेंट। तो थ्री टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट, ओनर्स एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। तो जो जमींदार थे वो परमानेंट ओनर्स थे, और जमींदार जो थे उनको गवर्नमेंट को एक फिक्स रेंट देना पड़ता था, जिसको कि लैंड रेवेन्यू का नाम दिया गया। एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम द टिलर्स। वो टिलर्स से कुछ भी अमाउंट ले सकते थे, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, कोई इम्प्लीकेशन नहीं थी कि इतना अमाउंट लेना, 5% लेना, 10% लेना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दिस जमींदार्स वर रिजॉर्टेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर्स। उन्होंने टिलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे धीरे, अगर मतलब वो अपनी मर्जी से जो था कभी भी रेंट बढ़ा देते थे लैंड का। इसकी वजह से क्या हुआ, जब टिलर्स रेंट नहीं पे कर पाते थे तो इट लीड टू द इजेक्शन ऑफ, मतलब उन्होंने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया। इट लीड्स टू द इजेक्शन ऑफ द वर्क। तो जिस वजह से धीरे 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 बहुत सारे टिलर्स जो थे दे बिकम लैंडलेस लेबरर्स, और उनका एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं दिखता था इस चीज के अंदर। और बट उनके पास कोई और काम नहीं था करने के लिए उस टाइम पे, तो दे ओनली हैव टू वर्क इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट वन है हमारे पास फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू दी कल्टिवेशन फॉर मार्केट। पहले जैसे हमने पढ़ा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, फार्मर्स जो थे वो सिर्फ अपने लिए ग्रो करते थे। लेकिन कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ कि वो मार्केट के लिए उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको उनको फोर्स किया था। दे वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो। उस टाइम पे जो कमर्शियल क्रॉप, बेसिक कमर्शियल क्रॉप थी दैट इज इंडिगो। तो क्यों बेसिकली इंडिगो क्यों ग्रो की जाती थी? क्योंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, और उन्हें उस टेक्सटाइल को डाइंग करने के लिए या ब्लीचिंग करने के लिए इंडिगो की नीड होती थी। तो इसीलिए इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो की प्रोडक्शन करें। तो फार्मर्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था, तो उन्हें एडवांस पेमेंट दे दी जाती थी इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोड़ के मार्केट की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता था। पहले वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए ग्रेन ग्रो करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे एंड दे कांट कंज्यूम इट, तो इसीलिए जो मनी उन्हें एज एडवांस पेमेंट मिलती थी उससे, मतलब उसी मनी से उन्हें आगे ग्रेन खरीदना होता था। लेकिन वो इतना ज्यादा जमींदार के डेट्स में, उनके कर्ज में डूबे हुए थे कि उनके पास अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उनके खुद के खरीदने के लिए ग्रेन्स के लिए पैसा बचता ही नहीं था। तो इसका एट लास्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो हमेशा लैंडलॉर्ड्स के उस पे ही रह जाते थे कि हाँ ये लोग हमें खाने के लिए देंगे, हमें पैसा देंगे, उनसे और फिर उनको डेट लेना पड़ता था अपना फूड, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली दिस विशियस साइकिल्स गोज ऑन, इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर था वो इतना बैकवर्ड और स्टेगनेंट पोजीशन पे था। नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? सबसे पहले आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था इंडिया में प्री ब्रिटिश टाइम पे, मीन्स ब्रिटिशर्स से पहले, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद हैंडीक्राफ्ट जो था वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया, उसमें बहुत ही डाउनफॉल आ गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे। देन अ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थे, मतलब ब्रिटिश टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में लिमिटेड रोल था उनका, जैसे कि रेलवेज, पावर, पोस्ट, टेलीग्राफ्स।
तो उन्हीं एरियाज में कन्फाइंड थे, जिसकी वजह से उन प्रॉपर ग्रोथ पब्लिक सेक्टर में भी नहीं हो पा रही थी. देन इज लोपसाइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. तो जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोपसाइडेड था, मीन्स एक ही तरफ को उसका जो था झुकाव था, वन साइडेड था वो. एंड जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि उनको प्रॉपर कैपिटल नहीं मिल पा रहा था, तो दे वर नॉट एडिक्वेटली ग्रोइंग. लास्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई थी. उस टाइम में इंडिया में सिर्फ एक ही बेसिक इंडस्ट्री थी, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स. बाकी किसी इंडस्ट्री को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी. तो ये जो है बेसिक पॉइंट्स हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. अब क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की उसमें डाउनफॉल आ गया. तो सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. जो हमारी जैसे ब्रिटिश रूल आया, तो हमारी कंट्री की जो टैरिफ पॉलिसी थी वो चेंज होने शुरू हो गई. उनको अब ब्रिटिशर्स क्या थे, वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते थे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि इंडिया बेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल के लिए, प्लस अपनी मार्केट के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी. तो उन्होंने क्या किया, एक टैरिफ फ्री पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी. उसमें क्या था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैरिफ या कोई भी टैक्सेस नहीं होंगे. लेकिन उन्होंने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उसकी एक्सपोर्ट पे बहुत हैवी ड्यूटीज लगा दी. ठीक है, जो यहाँ से ब्रिटेन रॉ मटेरियल जाना था उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं थी, टैरिफ नहीं था. एंड जो वहां से प्रोडक्ट्स इंडिया आने थे सेल के लिए, उन पे भी कोई टैरिफ नहीं था. लेकिन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया मेड प्रोडक्ट्स थे, वो बाहर जाने पे उन्होंने काफी हैवी ड्यूटीज लगा दी. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ने अपना इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट जमा ली, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनकी मार्केट लूज होनी शुरू हो गई. मीन्स उसमें डाउनफॉल आ गया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गया. नेक्स्ट वन है डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स. अब ब्रिटिश रूल से पहले हमारी कंट्री में क्या था कि राजाज, नवाब्स, एम्परर्स, ये सब लोग होते थे जो कि हर कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स पे रूल करते थे. तो उनके लिए क्या था, बेसिकली वो हैंडीक्राफ्ट्स के रेगुलर कस्टमर्स थे. दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट्स. तो जब ब्रिटिश रूल आया, ये प्रिंसली कोर्ट्स बंद हो गए, नवाब्स वगैरह प्रिंसेस नहीं थे उस टाइम, सिर्फ ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था. तो अब अगर प्रिंसली कोर्ट्स खत्म हुए तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट थे ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो गए. नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम दी. इनसे बन के आते थे, उनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत लो थी एज कम्पेयर टू दी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था. तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी एज कम्पेयर टू दी हैंडीक्राफ्ट अच्छी थी, जिसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और कंपटीशन की वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो सर्वाइव नहीं कर पाया. देन है हमारे पास न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड. अब जब ब्रिटिश कल्चर आया तो एक न्यू क्लास इमर्ज हो गई इंडिया में, न्यू स्टाइल आ गया, जिसकी वजह से लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल से क्या हुआ, जो इंडियन पैटर्न था वो चेंज होता गया, लोगों की डिमांड्स चेंज होनी स्टार्ट हो गई. अब उन्हें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के कंपैरेटिवली उनको ब्रिटिश सामान ज्यादा अच्छा लगता था, जिसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. देन आती है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का सेल्फ इंटरेस्ट था इस चीज के अंदर, तो उन्होंने रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. अब उनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट था, क्योंकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके इंडिया में सेल के लिए लेके आते थे. तो इस पे अगर उन्हें लाना जाना मुश्किल होता था बिकॉज इस सब चीज़ों को, तो इसलिए उन्होंने रेलवेज की इंट्रोडक्शन की इंडिया में. इससे क्या हुआ, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गई. अब साइज जो था मार्केट का वो उनके लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपैंड हो गया, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो कि एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश प्रोडक्ट कॉस्टली थे, उनके लिए मार्केट जो थी वो डिक्लाइन हो गई. इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स में डिके आ गया. तो दीज आर दी पॉसिबल रीजंस थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्टाइल जो था या ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट्स जो थे वो एक्सपैंड होने शुरू हुए, और हमारी जो इंडियन मार्केट या इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हुए. सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.